नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कशन करेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। चित्तरंजन दास का क्वेश्चन मेरे नेट में आया था, तो मुझे लगा इसके बारे में आप सबको जानना ज़रूरी है। देशबंधु चित्तरंजन दास 1870 से लेके 1925 तक यानी 55 वर्ष की इनकी अवस्था थी। सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े थे। उनकी एक तस्वीर आपके सामने, ये देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनको सीआर दास भी हम बोलते हैं, उनकी तस्वीर है। काफ़ी बड़े ये बैरिस्टर थे। इनके बारे में अपन जीवन परिचय इनका लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 5 नवंबर 1870 में कलकत्ता में, जो ब्रितानी भारत का भाग था, यानी ब्रिटिश इंडिया था। मृत्यु इनकी हुई थी 16 जून 1925 में 55 वर्ष की अवस्था में, दार्जिलिंग में, जो कि ब्रितानी भारत का ही एक हिस्सा था। राष्ट्रीयता इनकी थी भारतीय। व्यवसाय इनका था वकील, बैरिस्टर थे ये। पदवी इनकी थी देशबंधु की। प्रसिद्धि का कारण था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से ये एक थे। राजनीतिक पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये 1923 से पहले थे, और उसके बाद स्वराज पार्टी, जो 1923 से 25 तक इन्होंने स्वराज पार्टी में थे ये। जीवन साथी इनकी थी बसंती देवी, यानी इनकी वाइफ का नाम बसंती देवी था। चित्तरंजन दास के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज अपन देखते हैं। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ। उनका परिवार मूलतः ढाका के विक्रमपुर का प्रसिद्ध परिवार था। चित्तरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। वे बंगला में कविता भी करते थे। उनका परिवार वकीलों का परिवार था। सन 1890 में बीए पास करने के बाद चित्तरंजन दास ने आईसीएस होने के लिए इंग्लैंड गए, मतलब वो इंग्लैंड गए थे। सन 1892 में बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। शुरू में तो वकालत ठीक नहीं चली, मतलब शुरू में उनकी वकालत इतनी अच्छे ढंग से नहीं चली, पर कुछ समय बाद खूब चमकी और उन्होंने अपना तमादी कर्ज चुका दिया। वकालत में उनकी कुशलता का परिचय लोगों ने सर्वप्रथम वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में मिला, और मानसिक तला बाग षड्यंत्र के मुकदमे में तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। आगे हम देखते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। इतना ही नहीं, इस मुकदमे में उन्होंने जो निस्वार्थ भाव और अथक परिश्रम किया और तेजस्वीपूर्ण वकालत का परिचय दिया, उनके कारण समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय वकील के नाम से उनकी ख्याति फैल गई। उनको राष्ट्रीय वकील माना जाने लगा। इस प्रकार के मुकदमों में वे परिश्रमिक भी नहीं लेते थे, मतलब जो राष्ट्रीयता से रिलेटेड या राष्ट्रीयता से के जो मुकदमे थे, उनमें वो परिश्रमिक यानी कि अपना वेतन नहीं लेते थे। इन्होंने सन 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया। सन 1917 में ये बंगाल के प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष हुए। इसी समय वे राजनीतिक में धड़ल्ले से भाग लेने लगे। सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष पद श्रीमती एनी बेसेंट को दिलाने में इनका प्रमुख हाथ था। इनकी उग्र नीति सहन न होने के कारण इसी साल श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा उनके दल के अन्य लोगों ने कांग्रेस छोड़कर चले गए, मतलब इनकी उग्र नीति इससे ये सहमत नहीं थे। अलग से प्रागैतिक परिषद की स्थापना की। सन 1918 ईस्वी में कांग्रेस में एनी बेसेंट के विरोध के बावजूद प्रांतीय स्थानक शासन प्रस्ताव उन्होंने मंजूर किया और रोलेक्ट कानून का जमकर विरोध किया। पंजाब कांड की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी के भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया, लेकिन कलकत्ते में वे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उन्होंने उनके असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में उन्होंने उनके असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। ये नागपुर लिखा हुआ, नागपुर अधिवेशन में 250 प्रतिनिधियों का एक दल इस प्रस्ताव के विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने स्वयं ही उस उक्त प्रस्ताव सभा का सम्मुख उपस्थित किया। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को दान दे डाली। उनके इस महान त्याग को देखकर उन्हें देशबंधु कहा गया, यानी देशबंधु उन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी और देश के लिए ही वो जिए। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए थे, उनके लिए उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। असम के चाय बागानों में मजदूरों की दुख स्थिति ने भी कुछ समय तक उनका ध्यान आकर्षित कर रखा था। सन 1921 में कांग्रेस में असहयोग आंदोलन के लिए 10 लाख स्वयंसेवक मांगे। उनकी आपूर्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और खादी विक्रय आदि कांग्रेस कार्यक्रम संपन्न करना प्रारंभ किया। आंदोलन की मजबूत होते देखकर ब्रिटिश सरकार ने इसे अवैध करार दिया। वे स्वयं पत्नी पकड़े गए। दोनों को 6 महीने की सजा हुई। सन 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ये उस समय जेल में थे। अतएव इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अफजल खां ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इनका अध्यक्षीय भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। ये जब छूटकर आए उस समय आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। बाहर से आंदोलन करने की बजाय उन्होंने काउंसिलों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की। गया कांग्रेस में से अध्यक्ष थे, लेकिन इनका यह प्रस्ताव वहां स्वीकार न हो सका। अतः उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज दल की स्थापना की, और कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनके काउंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार हो गया। प्रस्ताव के अनुसार वे काउंसिल में घुसे। उनका दल बंगाल काउंसिल में निर्विरोध चुना गया। उन्होंने मंत्रिमंडल बनना अस्वीकार कर दिया और मंत्रियों के वेतनों की मान्यता लेना नामंजूर कर मांटफोर्ड सुधारों की दुर्गति कर डाली। 1924-25 में उन्होंने कलकत्ता महानगर पालिका में अपने पक्ष में काफ़ी लोग घुसाए और स्वयं मेयर हो गए। इन दिनों कांग्रेस
पर उनके स्वराज दल का पूरा कब्जा था। वे स्वयं इसके कर्ता-धर्ता थे। पटना के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए सूद काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। लगभग इसी समय गोपीनाथ शाह नामक बंगाली व्यक्ति अंग्रेज की हत्या और सरकार के उनके दल में झगड़ा शुरू हुआ। सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर 80 संदेह में 80 लोगों को पकड़ा और कलकत्ता कॉर्पोरेशन में भी इस नीति का विरोध किया गया। सन 1924 में बंगाल में प्रांतीय परिषद गोपीनाथ शाह के त्याग की प्रशंसा तथा अभिनंदन का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने इसे मान्यता दी और उनकी इसी नीति को भारत और इंग्लैंड में गलत अर्थ निकाला गया। सन 1925 में उपयुक्त सरकारी विज्ञप्ति में मुख्य धाराएं बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल को सम्मिलित की गई। स्वराज दल में बिल अस्वीकार कर दिया, किंतु सरकार ने अपने विशेष अधिकार से कानून पास करा लिया। उन्होंने राजनीतिक शस्त्र के रूप में हिंसा का प्रयोग करने की कटु आलोचना की और संबंध में 2 पत्रक प्रकाशित किए। साथ ही इसी प्रकार का एक पत्रक उन्होंने सरकार के पास भेजा। सरकार ने इसे सहयोग की ओर पहला कदम समझा। इस दृष्टि से दोनों पक्षों में कुछ वार्ता शुरू होने की संभावना समझी जा रही थी। 6 जून 1925 का उनका देवासन हो गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। श्री चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ और नेता ही थे। वे बंगला भाषा के अच्छे कवि और पत्रकार भी थे और बंगाल की जनता उनके कवि रूप को बहुत आदर करती थी। उनके समय में बंग साहित्य आंदोलन में उनका प्रमुख हाथ रहा था। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी और उनके काव्य ग्रंथ थे। सागर संगीत उन्होंने तथा श्री अरविंद घोष ने मिलकर अंग्रेजी में सांझ ऑफ दी सी नाम से अनुवाद किया और उसे प्रकाशित किया। और नारायण नामक वैष्णव साहित्य प्रधान मासिक पत्रिका उन्होंने काफ़ी समय तक चलाई। सन 1906 में प्रारंभ हुए वंदे मातरम नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक मंडल और संपादक मंडल दोनों में सदस्य थे और बंगाल स्वराज्य दल के प्रमुख मुख पर फॉरवर्ड तो उन्हीं की प्रेरणा से जिम्मेदारी से निकला और चला। आपने इंडिया फॉर इंडियन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की, इंडिया फॉर इंडियन। राजनीतिक नेता के लिए आवश्यक सतत जूझते रहने के गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। वे परम त्यागी और वृत्ति के महापुरुष थे। उन्होंने कवि का संवेदनाक्षम हृदय और सज्जनोचित उदारता पाई थी। विरुद्ध पक्ष का मार्ग स्थान ढूंढ निकालने की असाधारण कुशलता उनमें थी। एक बार निश्चय कर लेने के बाद उन्हें से क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। उन्हें असाधारण लोकप्रियता मिली। बेलगांव कांग्रेस में उन्होंने इच्छा व्यक्त की और 148 नंबर रूसा रोड कलकत्ता वाला इनका मकान स्त्री और बच्चों का अस्पताल बन जाए तो उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने CR दास स्मारक निधि के रूप में 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और भारत में महान सुपुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण हुई। आगे देखते हैं इनका मृत्यु के बारे में। मृत्यु जिस वक्त देशबंधु चित्तरंजन दास राजनीतिक जीवन चरम पर था, उसी वक्त काम के बोझ में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मई 1925 में वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दार्जिलिंग गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। इस बीच महात्मा गांधी भी खुद उनसे मिलने दार्जिलिंग आए थे। 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनका निधन हो गया। चित्तरंजन दास की अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने कहा, देशबंधु एक महान आत्मा थे। उन्होंने एक ही सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना, और उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भी अंतर नहीं था। उस समय जब उनकी डेथ हुई थी तो उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास के निधन और विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, एने छिले साथे करे मृत्युहीन प्राण, मरने तहाय तुमी करे गले दान। अपने निधन से कुछ समय पहले देशबंधु ने अपना घर और सारी जमीन राष्ट्र के नाम कर दी। जिस घर में वे रहते थे अब वहाँ चित्तरंजन दास राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और वहीं दार्जिलिंग वाला उनका निवास अब मातृ शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली का प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र CR पार्क का नाम भी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया और यहाँ बड़ी संख्या में बंगालियों का निवास है जो कि बंटवारे के बाद भारत आए थे। देश भर में उनके नाम से कई बड़े संस्थानों का नाम रखा गया। देशबंधु हो या फिर चित्तरंजन एवेन्यू, ऐसे कई संस्थान जिनका देश में एक सूत्र में पिरोने में चित्तरंजन दास के नाम की पहचान मिली। ये एक पिक्चर है, फोटो है देशबंधु चित्तरंजन दास का। दार्जिलिंग का घर कुछ ऐसा दिखता है और ये देशबंधु के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ है जो कलकत्ता में हुआ था। और इससे संबंध में आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ CR दास, लेफ्टिनेंट सर PC रॉय ने लिखा है, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया होम लाइब्रेरी क्लब है, यहाँ से भी आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्षीय अवार्चीन चरित्र कोश सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रा, यहाँ से भी आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई थी जो कि 1923 में बनाई थी। भारत छोड़ो और बिहार, यहाँ से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सूरत अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल में बैठा था 1907 में, उसमें भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।